गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा हमारा जो है हिंदी सेकेंड चल रहा है और हिंदी सेकेंड में हमारा पार्ट 3 है शब्द विचार। ठीक है, जिसका टॉपिक है रचना के आधार पर। इससे पहले हमने शब्द विचार में आपको शब्द क्या होता है, पद क्या होता है और शब्दों का वर्गीकरण बताया था। शब्दों के वर्गीकरण में 5 वर्गीकरण होते हैं। इसके बारे में हमने इनको 5 भागों में बांटा था। स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो ये हमारे 5 जो हैं शब्द हैं जिनका वर्गीकरण हम लोग ने किया था। अब जो है बेटा हम लोग ने स्रोत के आधार पर जो है कल की क्लास में पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत हमारा आता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, तो ये सब हम कल पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है रचना के आधार पर जो सेकंड पॉइंट है हमारा वर्गीकरण में, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर जो है कितने शब्द आते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है मूल शब्द और दूसरा हमारा है यौगिक शब्द। ठीक है, तो रचना के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है, मूल शब्द में और यौगिक शब्द में। तो मूल शब्द क्या होता है बेटा? मूल शब्द जो है, मूल शब्द, प्रत्येक मूल शब्द वस्तुतः शब्द का मूल रूप होता है। जो मूल शब्द होते हैं वो जो है शब्द का मूल रूप होता है तथा इसके और सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। ये जो मूल शब्द होते हैं इनके और खंड नहीं कर सकते, जो होते हैं वही बोले जाते हैं। ठीक है, फिर इनके जो है मतलब खंड नहीं किए जाते, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। फिर जो है इनका एक निश्चित अर्थ होता है, इनका जो है एक अर्थ निश्चित होता है, इनका अनेक अर्थ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मेज, तो मेज को हम लोग और खंडित नहीं कर सकते, मेज ही लिख सकते हैं और इसका अर्थ भी चेंज नहीं हो सकता, मेज यानी कि मेज। ठीक है, उसी हिसाब से मकान, पंखा, ग्रह, ये हमारे जो हैं मूल शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो मूल शब्द की डिफिनेशन हम ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए बेटा। तो बेटा ये मूल शब्द की डिफिनेशन है। प्रत्येक मूल शब्द वस्तुतः शब्द का मूल रूप होता है तथा इसके और सार्थक खंड नहीं किया जा सकते। इनका एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे मेज, कुर्सी, पंखा, आम, केला, कमीज आदि। ठीक है, तो ये हमारे जो है मूल शब्द हैं, इनको जो है खंड में नहीं विभाजित किया जा सकता। तो बेटा मूल शब्द को भी 2 भागों में बांटा गया है। जिस तरह से रचना के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया, इसी तरह से मूल शब्द को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है हमारा सामान्य मूल शब्द और दूसरा क्या है रूढ़ मूल शब्द। ठीक है, अतः मूल शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सामान्य मूल शब्द, नंबर 2 मूल शब्द।
शब्द को बांटा गया है। अब सामान्य मूल शब्द क्या होते हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं। सामान्य मूल शब्द भी जो है हमारे मूल शब्द की तरह होते हैं, उनको भी खंडित नहीं किया जा सकता और उनका भी शब्द जो है मूल रूप होता है। जैसे रोटी, दाल, चावल, मेज, कुर्सी, ये सब जिस तरह से मूल शब्द जो है उनका जो है रूप बदला नहीं जा सकता, उसी प्रकार से सामान्य रूप शब्द का भी मूल जो है शब्द जो है बदला नहीं जा सकता। ठीक है। फिर दूसरा हमारा है रूढ़ मूल शब्द। रूढ़ मूल शब्द क्या कहलाता है? जब किसी सामान्य शब्द का प्रयोग अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए होने लगता है तो वह शब्द दूसरे अर्थ में रूढ़ हो जाता है। उदाहरण के लिए गधा शब्द का मूल अर्थ है एक जानवर जिस पर धोबी कपड़े ले जाता है, परंतु जब हम किसी व्यक्ति को गधा कहते हैं तो वह क्या कहलाता है? मूर्ख हो जाता है। मूर्ख उसका रूढ़ शब्द हो जाता है। इसी तरह अन्य उदाहरण भी हैं। तो आपको समझ में आया बेटा? सामान्य जो शब्द है, सामान्य मूल रूप जो है वो मूल रूप शब्द की तरह है, और जो रूढ़ शब्द है वो क्या है? उनका जब किसी शब्द को दो अर्थ निकलते हैं तो उन्हें वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए गधा, हम लोग किसी को, गधा एक जानवर है, ठीक है। जब हम लोग वो रूढ़ में बदलता है और हम किसी व्यक्ति को गधा कहते हैं तो वो जो है शब्द बदल जाता है, यानी कि जो पहले वाला गधा हमने कहा था वो हमारा क्या है? वो जानवर है। दूसरा वाला जब हमने किसी व्यक्ति को गधा कहा है तो वो हमारा जो है मूर्ख है, यानी कि वो रूढ़ शब्द में चेंज हो गया है। जब किसी शब्द को रूढ़ शब्द में चेंज हो जाता है तो उसका अर्थ जो है बदल जाता है। ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे और भी अर्थ दिए हुए हैं। उल्लू, उल्लू एक जो है पक्षी है, और अगर हम लोग किसी व्यक्ति को उल्लू कहते हैं तो वो क्या कहलवाता है? मूर्ख। ठीक है। तो पक्षी तो हमारा उल्लू एक पक्षी हो गया, लेकिन जब हम लोग उसका रूढ़ शब्द बना लेते हैं या उसका अर्थ जो हम किसी व्यक्ति पे कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहला जाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। और वो उल्लू उस व्यक्ति पर क्या लागू कहलाता है? मूर्ख बन जाता है। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। उसी तरह से देखिए गाय, गाय जो है एक मादा पशु है। ठीक है। गाय को हम लोग कहते हैं वो एक पशु है, लेकिन उसका जब रूढ़ शब्द हो जाता है तो सीधा, जब हम किसी को कहते हैं, जैसे कोई बहुत सीधा व्यक्ति होता है तो हम लोग उसको कह देते हैं कि उसे देखो बिल्कुल गाय की तरह है, यानी कि गाय एक जानवर हो गया, और जब वो व्यक्ति पर लागू हुआ तो वो बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति कहलाने लगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं और सामान्य शब्द किसे कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए आपका है यौगिक शब्द। हमारे जो रचना के आधार पर दो अर्थ थे, दो भेद थे। पहला हमारा था मूल शब्द। मूल शब्द के हमारे दो भेद थे। पहला हमारा था सामान्य मूल शब्द और दूसरा था रूढ़ शब्द। ठीक है। तो रूढ़ मूल शब्द। फिर उसी के बाद हमारा जो रचना के आधार पर दूसरा था वो क्या था? यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द जो है एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने शब्द को यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द तीन प्रकार से बनते हैं, जैसे मूल शब्द, और यौगिक शब्द के भी बेटा दो भेद होते हैं। पहला सामान्य यौगिक और दूसरा योग रूढ़। ठीक है। तो ये हमारे जो है यौगिक शब्द के भेद हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? यौगिक शब्द के डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो बेटा यौगिक शब्द क्या कहलाते हैं? एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द के प्रकार तीन प्रकार से बनते हैं। ठीक है। जो एक से अधिक शब्द जब मिलकर एक शब्द बनता है तो उन्हें हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे, और इनको भी हम लोग तीन प्रकार से बना सकते हैं, तीन प्रकार के शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे ये देखिए, पहला जो है मूल शब्द प्लस मूल शब्द, यानी कि ये मूल शब्द और मूल शब्द से मिलकर जो शब्द बना वो हमारा यौगिक शब्द है। जैसे घोड़ा प्लस सवार, यानी कि घोड़ सवार,
घुड़सवार हुआ, ठीक है। तो ये भी घोड़ा भी मेरा मूल शब्द है और सवार भी मेरा मूल शब्द है। तो जब ये दो मूल शब्द मिल गए हैं तो हमारा एक यौगिक शब्द बन गया घुड़सवार, ठीक है। तो ये यौगिक शब्द दो से अधिक जब किसी का मिलकर शब्द बनते हैं तो वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, मूल शब्द प्लस प्रत्यय, जिस शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को जोड़ा जाता है वो भी हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे ईमान हमारा क्या है, प्रत्यय, ठीक है। फिर दार, दार क्या है, हमारा मूल शब्द है। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो क्या बना, ईमानदार, ठीक है। तो ये ईमानदार क्या हो गया, हमारा यौगिक शब्द है। और ये किससे मिलकर बना है, प्रत्यय और मूल शब्द से, ठीक है। उसी तरह से तीसरा देखिए, उपसर्ग प्लस मूल शब्द, यानी कि जब किसी शब्द में उपसर्ग भी लगा हो और उसका मूल शब्द भी हो तो उन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है वो भी हमारा जो है यौगिक शब्द कहलाएगा। जैसे देखिए, वे क्या है, हमारा उपसर्ग है और प्लस ईमान, ईमान क्या है, हमारा मूल शब्द है। तो इन दोनों को मिला के क्या बना, बेईमान। तो ये हमारा यौगिक शब्द क्या हुआ, बेईमान, ठीक है बेटा। तो ये हमारे जो है यौगिक शब्द हो गया। आप देखिए, यौगिक शब्द के बाद हमारा आता है मूल यौगिक रूप शब्द। जैसे कि मूल शब्द को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सामान्य मूल शब्द और रूढ़ मूल शब्द, ठीक है। उसी तरह से हम लोग ने यौगिक शब्द को भी, यौगिक शब्द के भी दो भेद होते हैं, सामान्य यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो सामान्य यौगिक शब्द क्या होते हैं बेटा, सामान्य यौगिक शब्द भी यही होते हैं जैसे कि हम लोग यौगिक शब्द हैं। जो यौगिक शब्द होते हैं यही हमारे सामान्य यौगिक शब्द होते हैं, उनको भी हम लोग इसी तरह से बनाते हैं और इसी तरह से जोड़कर ही हम लोग जो शब्द तैयार होता है वही हमारा सामान्य यौगिक शब्द कहलाता है, ठीक है। फिर हमारा आ गया योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है बेटा, सामान्य रूढ़ शब्दों की तरह जब कोई यौगिक शब्द अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है तब उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, योग रूढ़ शब्द। तो बेटा देखिए, ये यौगिक शब्द जो है इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, सामान्य यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सामान्य यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो शब्द हम यौगिक शब्द में प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों को हम सामान्य यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे घुड़सवार, ईमानदार, अनपढ़ आदि, ठीक है। इस तरह के जो भी शब्द हम लोग यौगिक शब्द में यूज करते हैं वही शब्द हमारे सामान्य यौगिक शब्द में आते हैं। अब हमारा हो गया योग रूढ़ शब्द। बेटा योग रूढ़ शब्द की डिफिनेशन लिखते हैं। तो बेटा ये देखो, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, सामान्य शब्दों की तरह जब कोई यौगिक शब्द अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है तब उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे सामान्य अर्थ क्या है, घर प्लस वाला, यानी कि घर वाला। तो ये हमारा जो घर वाला है वो सामान्य अर्थ है, और जब ये रूढ़ अर्थ में बदल जाता है तो ये जब ये रूढ़ अर्थ में बदल जाता है तो क्या कहलाता है, प्रतीक, ठीक है। इसी तरह से जो शब्द चेंज होते हैं और जब रूढ़ अर्थ में हो जाते हैं तो वो उनके शब्द, मतलब अर्थ तो वही रहता है लेकिन शब्द चेंज हो जाता है। जैसे आक्षर, आ प्लस क्षर, जिसका क्षर यानी कि नाश ना होता हो, यानी वर्ण। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, जिनका नाश ना होता हो, ठीक है। जल, जल प्लस ज, जल में जन्म लेने वाला क्या होता है, कमल, ठीक है। तो ये हमारे योग रूढ़ शब्द हो गए। अब प्रयोग के आधार पर देखो बेटा, सामान्य शब्द मूल शब्द ही हैं जो प्रतिदिन प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आम, केला, रोटी, दाल, चावल, ये सब जो है खाना पीना, ये सब जो है हमारा सामान्य शब्द है। फिर है पूर्ण भाषा परिभाषिक या तकनीकी शब्द। ये शब्द किसी विषय विशेष से संबंधित होते हैं। जैसे बैंक, कार्यालय, विज्ञान, कानून आदि के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द, इन शब्दों के अर्थ आपके केस में नहीं
कोश में नहीं है मिलेंगे। इनके अर्थ चूंकि परिभाषा देकर ही स्पष्ट हो सकते हैं, जैसे अतः इन्हें परिभाषित शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। कार्यालय के क्षेत्र के शब्द यानी कि मिसिल, निर्देश, निवेश, विज्ञप्ति, अनुदान। बैंकिंग क्षेत्र के शब्द ऋण, खाता, किस्त, नगद, भुगतान। कानून के क्षेत्र के शब्द भुगतान, खारिज, केस, कुंडली, सजा, गवाह, फरियाद। ठीक है। व्याकरण के क्षेत्र में संज्ञा, विशेषण, अव्यय, पदम, उपकरण। ये सब हमारे जो है प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो आते हैं। फिर हमारा अर्ध परिभाषिक शब्द क्या होते हैं? कुछ परिभाषिक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग अपने विषय क्षेत्र अलावा सामान्य व्यवहार में भी किया जाता है। अपने विषय क्षेत्र में तो ये अपना निश्चित परिभाषित अर्थ बताते हैं, पर सामान्य व्यवहार में इनका प्रयोग थोड़े स्थिर रूप में होता है, जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में गति, वेग और चाल तीनों शब्द स्पीड के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जबकि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में तीनों शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं कर सकते। वहाँ इनको अर्थ समुचित है, जैसे वेग, गति। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि के। फिर देखो बेटा, चौथा हमारा है व्याकरणीकरण प्रक्रिया के आधार पर। ये क्या होता है? व्याकरणीकरण प्रक्रिया के आधार पर जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी क्या शब्द होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब हमारे विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मय बोधक, ये सब हमारे अविकारी शब्द होते हैं। फिर देखिए अर्थ के आधार पर जैसे इनको हम लोगों ने इनको जो है 4 भागों में बांटा गया है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ठीक है। तो बेटा ये हमारा जो आज का चैप्टर है, ये यहाँ पे इसका जो पाठ्य चर्चा ये तो खत्म हो गया है। जो डिफिनेशन है वो आज समाप्त हो गई है। कल हम लोग इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू क्लास।